जब हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बारे में सोचते हैं जो सैमुअल हैनेमन ने लिखी थी तो हम लगभग 150 साल पहले के दौर में पहुंच जाते हैं। वो समय ऐसा था जब एजुकेटेड लोग भी अंधेरे में भटक रहे थे। सुपरस्टिशन और स्पेक्यूलेशन लोगों की सोच पर राज कर रहे थे। ट्रेडिशंस को बिना सोचे समझे फॉलो किया जाता था। जो भी अथॉरिटी के खिलाफ बोलता था उसे सोशल बॉयकॉट या एग्जाइल झेलना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए गलीलियो गलीली को पनिश किया गया क्योंकि उसने कहा दुनिया बोल है। मार्टिन लूथर को प्रोसिक्यूट किया गया क्योंकि उसने रोमन कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स को चैलेंज किया। इसी तरह डॉक्टर हैनेमन को भी अपना देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन को चैलेंज किया। लेकिन हिस्ट्री एक सबक देती है, सत्य मावो जयते, सच की हमेशा जीत होती है। डॉक्टर हैनेमन सच के बिलीवर थे। उनमें हिम्मत थी अपनी बात रखने की। उन्होंने कुछ बेसिक और गहरे सवाल उठाए। ड्रग्स काम कैसे करती हैं, क्योर होता कैसे है, डिजीज़ क्रॉनिक क्यों बन जाती है, क्योर में रुकावट क्या होती है। ये मेडिसिन के फंडामेंटल क्वेश्चंस थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इनका जवाब ढूंढने में लगा दी। इसी खोज का रिजल्ट था होम्योपैथी का डिस्कवरी। इस डिस्कवरी का रिजल्ट था होम्योपैथी। इसको प्रैक्टिकल और ट्रूथ पर बेस्ड सिस्टम बताया गया। हर मेडिसिन को ट्रस्टवर्दी लोगों पर प्रूव किया गया। रेमेडीज को सिलेक्ट किया गया एक लॉ के बेसिस पर जिसे कहा जाता है सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, यानी जैसा रोग वैसी दवा। रेमेडी की पोटेंसी पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से चूज की जाती है। इस तरह होम्योपैथी को एक नेचुरल और इंडिविजुअलाइज सिस्टम माना गया जो डिजीज को क्योर करता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, वाइटल डायनामिक्स। हैनेमन को इसका क्रेडिट दिया जाता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में वाइटल डायनामिक्स को बॉडी के रिएक्शन सिस्टम या इम्यूनिटी के रूप में समझा जा सकता है। कुछ होम्योपैथ्स ने न्यूटन के रूल को अप्लाई कर दिया। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। इस बात को H.A. रॉबर्ट्स ने अपनी किताब द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी में भी मेंशन किया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया गया है। न्यूटन का लॉ मैकेनिक्स में सही है, मशीन्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में एक्शन इज इक्वल टू इक्वल रिएक्शन होता है। लेकिन लिविंग बॉडी में ये रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता क्योंकि हर पेशेंट का वाइटल डायनामिक्स अलग होता है। हर इंसान की इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है। अगर बॉडी में रिएक्शन हमेशा इक्वल होता तो कोई भी डिजीज किसी को मार नहीं सकती थी। बॉडी तुरंत इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन दे देती और डिजीज टिक ही नहीं पाती। लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं कि कभी बॉडी कम रिएक्ट करती है। जब रिएक्शन कम होता है और डिजीज का अटैक ज़्यादा स्ट्रांग होता है तब बॉडी डिजीज से हार सकती है। बॉडी का जो रिएक्शन होता है हार्मफुल एजेंट्स के अगेंस्ट, उसे इम्यूनिटी मैकेनिज्म या रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पेशेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन, अडायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। एक, डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन। डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वेल डेवलप्ड इम्यूनिटी मैकेनिज्म होता है। इनकी बॉडी डिजीज के अगेंस्ट अच्छा रिएक्शन देती है। ये जनरली क्योरेबल टाइप के पेशेंट्स होते हैं। होम्योपैथिक रेमेडी इनकी इम्यूनिटी को और स्टिम्युलेट करता है। सिमिलर एंटीजन के थ्रू बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। मतलब बॉडी में ऑलरेडी फाइट करने की पावर होती है, रेमेडी उस पावर को बूस्ट करता है। 2. अडायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन। अडायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स वीक रेजिस्टेंस वाले होते हैं। इन्हें क्रॉनिक या फेटल डिजीजेज होती हैं। बॉडी का रिएक्शन वीक होता है, इम्यूनिटी मैकेनिज्म प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता। डायनामिक रेमेडीज का इफेक्ट भी कम या स्लो होता है। कभी कभी अडायनामिक स्टेट हाईली पॉइजनस सब्सटेंसेस या सिवियर टॉक्सिक इन्फेक्शंस की वजह से भी आ सकती है। उनका अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि बॉडी की रेजिस्टेंस पावर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिंपल शब्दों में डायनामिक इज इक्वल टू स्ट्रांग फाइटर, अडायनामिक इज इक्वल टू वीक फाइटर। कंसेप्चुअल फोर्स यानी स्पेसिफिक ससेप्टेबिलिटी। डॉक्टर हैनेमन ने एक एग्जाम्पल दिया मैग्नेट का। मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, कॉपर को नहीं। वैसे ही हर इंसान हर इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल नहीं होता। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि ससेप्टेबिलिटी और टिश्यू अफिनिटी डिजीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, एक ही फैमिली में एपिडेमिक आता है, सब लोग एक्सपोज होते हैं लेकिन सबको डिजीज नहीं होता। कुछ लोग बच जाते हैं क्योंकि उनमें उस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबिलिटी नहीं होती।
इसी तरह ड्रग्स के केस में भी जो पर्सन ड्रग के लिए ससेप्टेबल होता है उसमें क्लियर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जो ससेप्टेबल नहीं होता उसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं आते। कंक्लूजन क्या दिया गया? होम्योपैथिक रेमेडी वही इफेक्टिव होगा जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करे, उसकी ससेप्टेबिलिटी के साथ अलाइन करे और डिजीज वाले टिश्यूज के लिए अफिनिटी रखे। यानी ट्रीटमेंट सिर्फ डिजीज का नहीं, पेशेंट की इंडिविजुअलिटी का है।